गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम इंफॉर्मेशन थ्रेट एंड सिक्योरिटी चैप्टर के और कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इंफॉर्मेशन थ्रेट एंड सिक्योरिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। जैसे कि व्हाट इज मालवेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, जैसे कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वोम, है कि नहीं, फिशिंग, स्नूपिंग, स्पूफिंग, इन सब के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ व्हाट इज साइबर क्राइम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इन सब के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज मालवेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, व्हाट इज साइबर क्राइम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक। सो आज के क्लास का हमारा जो फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा वो क्या होगा? आज के क्लास का हमारा जो फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा वो क्या है? कंप्यूटर एथिक्स। ओके, क्या है फर्स्ट टॉपिक हमारा? कंप्यूटर एथिक्स। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सो कंप्यूटर एथिक्स क्या है, जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये एथिक्स वर्ड का मतलब क्या है। एथिक्स मीन्स व्हाट? एथिक्स मीन्स प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल और रूल्स। ओके, जैसे कि अगर हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर कहीं पे एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, है कि नहीं? वैसे ही कंप्यूटर एथिक्स का मतलब उसी से पता चल रहा होगा। कंप्यूटर को कैसे हमें यूज करना चाहिए, किस तरह के एक्टिविटीज करने के लिए कंप्यूटर्स को हमें यूज नहीं करना चाहिए, वो हमें जो प्रिंसिपल बताता है उस सेट ऑफ प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? उस सेट ऑफ प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कंप्यूटर एथिक्स। पता चला? तो द सेट ऑफ प्रिंसिपल that regulate the use of computer is known as computer ethics। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल और एक ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल जो कि हमें बताता है कि हमें कंप्यूटर को कैसे यूज करना चाहिए, उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को या फिर उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एथिक्स। तो समझ आ गया सबको व्हाट इज कंप्यूटर एथिक्स? कंप्यूटर को कैसे यूज करना चाहिए, कंप्यूटर को कैसे यूज नहीं करना चाहिए, जो प्रिंसिपल हमें ये चीज बताता है उस सेट ऑफ प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे? उस सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल को हम बोलेंगे कंप्यूटर एथिक्स। तो ऐसे कुछ मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एथिक्स का, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो करना चाहिए अगर हम कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो क्या है फर्स्ट वन? वी शेल नॉट यूज ए कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल। किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए हमें कंप्यूटर्स यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है कि अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो वो हमें नहीं करना चाहिए, वो हमारे कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। देन सेकंड वन, सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है? वी शैल नॉट इंटरफियर विथ अदर पीपल्स कंप्यूटर वर्क। अगर कोई दूसरा इंसान कंप्यूटर में कोई काम कर रहा है तो उसके काम में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ओके, उसके काम में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए विदाउट हिज और हर परमिशन। ओके, थर्ड प्रिंसिपल क्या है? वी शैल नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स कंप्यूटर। स्नूप मतलब क्या? ताका झाकी करना। ओके, किसी के बिना बिना परमिशन में छिप छिप के कोई चीज देखना, जानने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं स्नूप। वी शैल नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स कंप्यूटर फाइल्स। मतलब सपोज एक दोस्त का कंप्यूटर हमने पकड़ा है, उसके बिना परमिशन में हम उसके कुछ पर्सनल फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, उसको बोलना स्नूपिंग करना। वो हम नहीं करना चाहिए, वो हमारे कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। ओके, ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? वी शैल नॉट यूज ए कंप्यूटर टू स्टिल। हम एक कंप्यूटर को यूज करके मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर पायरेसी हुआ, है कि नहीं, आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, ये एक एक तरह का चोरी करने वाला काम है। किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम चोरी करते हैं, किसी का सॉफ्टवेयर हम चोरी करते हैं ताकि हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट मिले। वो चीज हमें नहीं करना चाहिए। ये भी हमें बता रहा है कौन? कंप्यूटर एथिक्स। देन वी शैल नॉट यूज ए कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस। कंप्यूटर को यूज करके इलीगली किसी को ब्लैकमेल करना, है कि नहीं, किसी के लिए झूठा गवाही बनना, ये सब चीज हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, कोई इंसान अपने कंप्यूटर को यूज करके क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, तो वो सब चीज सीक्रेटली कलेक्ट करके एक फॉल्स विटनेस रेडी करना ताकि हम उसको क्या कर सकें? ब्लैकमेल कर सकें और बाद में उससे कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट ले सकें। तो ये इलीगल एक्टिविटी भी नहीं करना चाहिए, ये हमें हमारा कंप्यूटर एथिक्स जो है वो बताता है। ओके,
और भी कुछ देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर एथिक्स हैं, पर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो करना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है? वी सेल नॉट कॉपी और यूज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर मतलब क्या? पेड सॉफ्टवेयर। ओके, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर मतलब पेड सॉफ्टवेयर। ओके, सो हमें कोई भी पेड सॉफ्टवेयर को बिना पे किए यूज नहीं करना चाहिए। ये भी कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। We shall not use other people's computer resources without authorization और proper compensation। किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर रिसोर्सेज, जैसे कि किसी दूसरे इंसान के सॉफ्टवेयर को या फिर हार्डवेयर को, उसके बिना परमिशन में या फिर बिना कंपेंसेशन दिए। कंपेंसेशन देना मतलब उसको यूज करने के लिए हम कुछ रेंट देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं कंपेंसेशन। किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर रिसोर्सेज को हम अगर उसके बिना परमिशन में, विदाउट ऑथराइजेशन मतलब विदाउट परमिशन, बिना उसके परमिशन में या फिर बिना उसको कंपेंसेशन दिए अगर हम यूज कर रहे हैं, वो भी हमारे कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। तो ये कुछ बेसिक कंप्यूटर एथिक्स हैं, कंप्यूटर प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमें कंप्यूटर कैसे यूज करना है, कंप्यूटर को कैसे रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना मतलब कंप्यूटर को कैसे यूज करना है, वो हमें बताता है कौन? कंप्यूटर एथिक्स। ओके, सो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा व्हाट इज कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स आर द सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे यूज करना चाहिए, ये हमें जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बताता है, उस सेट ऑफ प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे? उस सेट ऑफ प्रिंसिपल को हम बोलेंगे कंप्यूटर एथिक्स। तो उनमें से कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ओके, सो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा व्हाट इज कंप्यूटर एथिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट आवर और सिक्योर इंफॉर्मेशन। अगर हम हमारे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या फिर सिक्योर करके रखना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? क्या बेसिक चीजें हमें हमारे डेली लाइफ में हमारे कंप्यूटर्स में करना चाहिए ताकि हम हमारे कंप्यूटर्स के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रख सकें, सिक्योर्ड रख सकें? फर्स्ट थिंग, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। जब भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, रेगुलरली कुछ महीनों बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने का ऑप्शन आता है, तो हमें उसको अप टू डेट रखना चाहिए, अपडेटेड करना चाहिए जब भी अपडेट मांगे। देन और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ फायरवॉल। सो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल एंड कंप्यूटर में फायरवॉल नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो ये फायरवॉल जो है, ये हार्डवेयर के फॉर्म में भी आता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आता है, पर हमारे मोबाइल एंड कंप्यूटर्स में जो फायरवॉल होता है वो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमें दिया गया होता है। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई अननोन फाइल या फिर अननोन लिंक एंटर करने की कोशिश करे, तो ये उसको रोकने की कोशिश करता है, और रोकने के बाद हमें पूछता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर मतलब क्या ये लिंक या फिर फाइल हमें हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में चाहिए। अगर हम यस में क्लिक करते हैं, देन जाके वो उस फाइल को हमारे कंप्यूटर के अंदर आने देता है। मतलब ये एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर एक गेट कीपर की तरह काम करता है ये सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी हार्मफुल फाइल्स नहीं आ सकते। हाँ, अगर हम यस में क्लिक करके खुद ही अलाउ कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम है कि नहीं? पर ये हमें पहले से इंडिकेशन दे देता है कि मुझे इस फाइल में डाउट लग रहा है, इसमें कोई भी हार्मफुल चीजें अटैच होके में भी आ सकते हैं, इसीलिए क्या हम इसको अलाउ करेंगे? वो हमें यस या नो में पूछ लेता है। अगर हम यस क्लिक कर देते हैं तो वो उसको अंदर आने देता है। ओके, ये गेटकीपर की तरह काम करता है ये फायरवॉल। हमें हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल में फायरवॉल यूज करना चाहिए, ताकि उसको अगर लगे कि कोई एक लिंक या फिर फाइल हार्मफुल है, तो वो हमें क्या करे? एक मैसेज जनरेट करके दे दे। ओके, हमें इन्फॉर्म कर दे। देन हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि अगर हमारे कंप्यूटर्स में कोई वायरस है तो उसको रिमूव कर सकें, और अगर वायरस नहीं है तो और वायरसेस को हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आने ना दे, उसके लिए भी हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देन और क्या चीजें हमें करना चाहिए अगर हम हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं? तो डू नॉट क्लिक ऑन एनी अननोन फाइल और लिंक अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में अगर कोई अननोन फाइल है, चाहे वो म्यूजिक फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या फिर कोई अननोन लिंक है जिसके बारे में हमें अच्छे से आइडिया नहीं है, हमें डाउट लग रहा है कि इसमें क्लिक करने से कहीं हमारे डिवाइसेस में वायरस ना आ जाए,
तो उस तरह के फाइल या फिर लिंक में हमें क्लिक करना नहीं चाहिए जब हम इंटरनेट में कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए डे टू डे लाइफ में, अगर हम कंप्यूटर्स को रेगुलरली यूज करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब क्या है? हमारे कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उन इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं उस टेक्निक को क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक। ओके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब क्या? एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखे। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर इंटरनेट और नेटवर्क इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सपोज हम इंटरनेट को यूज करके या फिर कोई भी नेटवर्क को यूज करके दो कंप्यूटर्स के बीच डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, और डाटा ट्रांसफर करते वक्त या फिर हमारे कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है उस कंप्यूटर के डाटा को हम जब नेटवर्क के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उस वक्त कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, मतलब जिसको हमने कोई भी परमिशन नहीं दिया है हमारे डाटा को एक्सेस करने के लिए, वो अगर एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको कैसे एक्सेस करने से रोका जाए, और कौन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसको कैसे पता किया जा सके, उसके लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक इज ए प्रोसेस that is used to prevent and identify the unauthorized use of computer। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका काम है कि जब हम नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको कोई अगर हैकर हैक करने की कोशिश करे तो उसको हैक करने ना दे, हैक करने से उसको रोके। ये सिंपल डेफिनेशन है उसका। ओके। सो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिनको यूज करके हम डाटा ट्रांसफर करते वक्त हमारे डाटा को सिक्योर रख सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो उनमें से कुछ सिक्योरिटी या फिर कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल, एंटीवायरस, प्रॉक्सी सर्वर, ओके, डिजिटल सिग्नेचर, पीवीएन। ये कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर्स के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक हमारा क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक हमारा जो है यहाँ पे वो है क्रिप्टोग्राफी। ओके। तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि ये कैसा तरह का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक है और इसको यूज करने से ये कैसे हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन में आएंगे। ओके। तो समझते हैं पहले क्रिप्टोग्राफी है क्या। जैसे कि सपोज हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं कि नहीं, और मोबाइल फोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो जब भी किसी के साथ चैटिंग करते हो पहली बार तो, या फिर किसी के साथ चैटिंग जब हम शुरू करते हैं तो देखना उस पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट, मतलब जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। देखना क्या लिखा होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा होता है कि नहीं। तो वो जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है वो क्या है, वही क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है। मतलब सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं, जब भी हम व्हाट्सएप या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट को यूज करके दो डिवाइसेस के बीच मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्शन मतलब क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं। तो ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक काम कैसे करता है? सपोज एक मोबाइल फोन में एक यूजर ने मैसेज लिखा हाय, ओके, और वही मैसेज वो भेजना चाहता है अपने दोस्त के पास नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो जो मैसेज यहाँ पे सेंडर ने टाइप किया अपने मोबाइल फोन में, उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं, उस मैसेज को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। ओके। समझ आ गया, उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। तो उस मैसेज को क्रिप्टोग्राफी मेथड या फिर क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या करता है, उस मैसेज को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर लेता है। किस में कन्वर्ट करता है? एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। तो समझ आ गया। जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है वो क्या करता है, सेंडर जो मैसेज सेंड करना चाहता है उस ओरिजिनल मैसेज को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट,
उसी ओरिजिनल मैसेज को वो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या करता है, एक सीक्रेट इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। उसके बाद वो क्या करता है, वही साइफर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है रिसीवर के पास नेटवर्क के मदद से या फिर इंटरनेट के मदद से। ओरिजिनल मैसेज नहीं भेजता। ओरिजिनल मैसेज अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हैकर उसको इजीली डायरेक्टली मतलब ट्रांसमिट होते वक्त उसको कैच करके समझ लेगा कि क्या डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। पर अगर हम उसको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दें और ट्रांसफर करें, तो हैकर अगर उसको हैक करे भी तो उसको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं मिल पाएगा। ओके। तो साइफर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है नेटवर्क के थ्रू रिसीवर के पास, देन रिसीवर उस साइफर टेक्स्ट को रिसीव करने के बाद रिसीवर एंड में क्रिप्टोग्राफी टेक्निक उस साइफर टेक्स्ट को फिर अगेन किस में कन्वर्ट कर देता है, अगेन उसको कन्वर्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट में। किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको अगेन कन्वर्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट में। ओके। तो नॉर्मल प्रोसेस समझ आया क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का। तो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस क्या करता है कि सेंडर का जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है एक सीक्रेट टेक्स्ट में जिसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। देन वो साइफर टेक्स्ट फिर नेटवर्क या फिर इंटरनेट की मदद से रिसीवर के डिवाइस के पास पहुंचता है, और रिसीवर के डिवाइस में अगेन वही क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या करता है, उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद रिसीवर के डिवाइस में वो उस मैसेजेस को क्या करता है, जेनरेट करता है। उसके बाद जाके रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करके रीड कर पाता है। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का काम क्या हुआ, डाटा ट्रांसमिशन करने से पहले प्लेन टेक्स्ट को सीक्रेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और रिसीवर एंड में पहुंचने के बाद उस सीक्रेट मैसेज को अगेन ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करके रिसीवर को डिस्प्ले करना, है कि नहीं। मतलब क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का मेन इंटेंशन यही है कि जब भी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सीक्रेट कोड के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो, ताकि जो हमारे डाटा हैक होने से भी हमारा ओरिजिनल डाटा या फिर इंफॉर्मेशन हैकर को पता ना चल सके। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट। देखो क्या लिखा है, अभी थोड़ा पढ़ते हैं। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा है। ओके। डेफिनेशन क्या लिखा है देखो। इट इज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक है इन विच, जिसमें द ओरिजिनल टेक्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला था प्लेन टेक्स्ट, ये एक ऐसा सिक्योरिटी टेक्निक है जहां पे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक कोडेड इक्विवेलेंट टेक्स्ट में, मतलब एक सीक्रेट कोड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक में क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जो सेंडर टाइप करता है उसको क्रिप्टोग्राफी टेक्निक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, कहाँ पे, सेंडर साइड में। देन उसको वही सीक्रेट कोड के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने के बाद उस साइफर टेक्स्ट को अगेन कन्वर्ट करता है ओरिजिनल टेक्स्ट में, कहाँ पे, रिसीवर साइड में। और उसके बाद जाके वो मैसेज रिसीवर को डिस्प्ले होता है। ओके। तो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या है, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे सेंडर साइड में प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद अगेन रिसीवर एंड में हम क्या करते हैं, उस साइफर टेक्स्ट को अगेन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्लेन टेक्स्ट में। तो इसका मतलब डाटा ट्रांसफर होते वक्त जो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है वो सीक्रेट कोड के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हम दो तरह के कन्वर्जन कर रहे हैं, दो तरह के मतलब ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट सेंडर साइड में, एंड रिसीवर साइड में साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट, है कि नहीं। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू कोडेड इक्विवेलेंट टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। इसीलिए हमारे जो व्हाट्सएप है जहां पे हम चैटिंग करते हैं वहां पे लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, है कि नहीं। और जब रिसीवर रिसीव करता है, रिसीवर रिसीव करने के बाद रिसीवर एंड में क्या होता है, कोडेड इक्विवेलेंट टेक्स्ट, मतलब साइफर टेक्स्ट जो है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में। तो साइफर टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, डिक्रिप्शन। ओके। तो एनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, समझ आ गया। ओरिजिनल टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट। एंड ओरिजिनल टेक्स्ट को हम जो एक कोडेड इक्विवेलेंट टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। सेंडर साइड में हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं जिस प्रोसेस को एनक्रिप्शन बोला जाता है। और साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर करने के बाद रिसीवर एंड में अगेन साइफर टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ओके। तो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक कैसे काम करता है और क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को हम कहाँ पे यूज करते हैं, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा।
अभी हम आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। ओके। सो ये फायरवॉल जो है, ये क्या है? ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या है? उससे पहले हमने जो डिजिटल सिग्नेचर के बारे, सॉरी, इससे पहले हमने जो क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने जो डिस्कस किया, वो क्रिप्टोग्राफी जो है, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक एक सॉफ्टवेयर है। ओके। वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। पर ये जो फायरवॉल है, ये फायरवॉल हमें हार्डवेयर के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। ओके। हार्डवेयर के फॉर्म में भी मिल सकता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हमें अवेलेबल हो सकता है। ओके। तो ये फायरवॉल जो है वो एक हार्डवेयर भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी है। हर तरह से हमें फायरवॉल अवेलेबल है। हम किसी भी तरह का फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इस फायरवॉल को क्यों यूज करते हैं? ये फायरवॉल को मेनली क्यों डिजाइन किया गया है? ए फायरवॉल इज ए सिस्टम designed to prevent unauthorized access to or from a private network. ओके। जैसे कि सपोज मेरा एक कंप्यूटर है, और मेरे कंप्यूटर के साथ मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया है। तो क्या ये एक नेटवर्क है? ऑफ कोर्सली है कि नहीं? ये एक नेटवर्क है। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, मतलब वो एक नेटवर्क है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइवेट नेटवर्क, है कि नहीं? प्राइवेट नेटवर्क, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट नेटवर्क। क्योंकि ये सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ खुद के लैपटॉप या फिर खुद के मोबाइल को कनेक्ट करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट जो है, उसको दुनिया का कोई भी इंसान कहीं पे भी बैठ के यूज कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पब्लिक नेटवर्क, है कि नहीं? तो सपोज पब्लिक नेटवर्क से कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर पब्लिक नेटवर्क से कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं और उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हार्मफुल हो सकता है, मैं चाहता हूं मेरे पास ऐसा एक सिस्टम हो जो उसको डिटेक्ट कर दे। तो वो जो मेरे पास जो एक वैसा डिवाइस है, या फिर मेरे पास वैसा जो एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है? हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है, या फिर हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल लिंक या फिर हार्मफुल फाइल से, ताकि हमारे कंप्यूटर को किसी भी तरह का अटैक ना हो सके। ओके। हमारे कंप्यूटर को किसी भी तरह के अटैक से बचा के रखने के लिए हम जिस तरह के सिस्टम को यूज करते हैं उसको बोलते हैं फायरवॉल। जो क्या करता है कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आने से पहले उस इंफॉर्मेशन को वो पहले चेक करता है। मतलब एक गेटकीपर की तरह काम करता है, मतलब एक जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जैसे कि कोई सपोज एक स्कूल या फिर कॉलेज है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो अगर उस स्कूल या फिर कॉलेज कैंपस के अंदर कोई आना चाहता है, तो सबसे पहले उस उनको कौन रोकेगा? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड पहले रोक के इंक्वायरी करेगा, है कि नहीं? पूछताछ करेगा। फिर भी अगर सिक्योरिटी गार्ड को लगे, पूछताछ करने के बाद, चेक करने के बाद, अगर सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि नहीं, ठीक है, ये मतलब सही इंसान है या इसको अंदर जाने देना चाहिए, तो वो क्या करेगा? नेटवर्क के अंदर उसको आने देगा। वैसे कंप्यूटर में भी वही सेम चीज होता है कि फायरवॉल पहले चेक करेगा इंटरनेट से कोई भी लिंक या फिर फाइल आया है, अगर उसको लग रहा है कि हाँ ये कोई हार्मफुल फाइल नहीं है, हार्मफुल लिंक नहीं है, तो वो चेक करने के बाद उसको हमारे नेटवर्क के पास आने देता है, हमारे कंप्यूटर्स में आने देता है। और अगर उसको लगे कि ये हार्मफुल लिंक हो सकता है, उसको अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे, तो उसको वो नेटवर्क के अंदर आने नहीं देता, स्कूल कैंपस के या फिर कॉलेज कैंपस के अंदर आने नहीं देता। फिर उसके बाद वो क्या करता है? वो जाके उस स्कूल या फिर कॉलेज के जो भी हायर अथॉरिटी हैं, प्रिंसिपल हैं या फिर वाइस चांसलर हैं, जो भी हैं, उनको वो जाके परमिशन मांगता है कि एक इंसान आया है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है उन पे, क्या मैं उनको अंदर आने दूं? परमिशन मांगने जाता है कि नहीं? वैसे कंप्यूटर में भी अगर फायरवॉल को कुछ डाउट लगे, वो भी हमें परमिशन मांगता है। डू यू वांट टू डाउनलोड दिस फाइल? यस और नो। डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल? यस और नो। पूछता है कि नहीं? तो वो काम कौन कर रहा है? फायरवॉल करता है हमारे कंप्यूटर में। और अगर हम बोलते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल बोलेंगे हाँ यस ठीक है कोई बात नहीं उसको अंदर भेज दो, वैसे ही कंप्यूटर में अगर हम क्लिक कर देंगे यस, तो इसका मतलब क्या है? हमने परमिशन दे दिया। ठीक है, हार्मफुल है नहीं है हम उसको देखेंगे, उसको अंदर आने दो, है कि नहीं? तो उसके बाद क्या करेगा? फायरवॉल उसको अंदर आने देगा। कब? जब उस नेटवर्क का जो ओनर है या फिर सर्वर है वो अगर अलाउ करता है तो।
पर अगर वहां पे सर्वर क्लिक कर देता नो, अगर वहां पे प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर बोल देते नो नहीं आने दो उसको, वहीं से निकाल दो, तो वहां पे क्या करेगा फायरवॉल, फायरवॉल उसको और नेटवर्क के अंदर आने नहीं देगा, वहीं से ही उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा या फिर रिटर्न कर देगा। तो फायरवॉल का काम क्या है पता चला। फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर गेट कीपर की तरह काम करता है हमारे कंप्यूटर्स के लिए, हमारे प्राइवेट नेटवर्क के लिए, ताकि वो हमारे कंप्यूटर को किसी भी तरह के अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब किसी भी तरह के अनऑथोराइज्ड मतलब क्या, बिना परमिशन के किसी को भी हमारे नेटवर्क को यूज करने के लिए वो अलाउ नहीं करता, और हमारे कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखता है हार्मफुल लिंक या फिर हार्मफुल फाइल से या फिर किसी भी तरह के साइबर अटैक से। ओके, तो वही लिखा है यहाँ पे फायरवॉल के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं वही चीज को। ओके, फर्स्ट, फायरवॉल इज अ सिस्टम, फायरवॉल एक सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई करना चाहता है हमारे नेटवर्क से, तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल सिस्टम को। ये जो फायरवॉल है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हमें मिल सकता है। जिस तरह का हम फायरवॉल चाहते हैं उस तरह के फायरवॉल हम यूज कर सकते हैं। ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि पब्लिक नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं, प्राइवेट नेटवर्क को हम इंट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। ओके, प्राइवेट नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट। तो कोई भी मैसेज हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आ रहा है या फिर प्राइवेट नेटवर्क से बाहर जा रहा है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? फायरवॉल के थ्रू जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि हम स्कूल के अंदर आ रहे हैं या फिर स्कूल से बाहर जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को हम दे के जाएंगे, गेट कीपर को हम दे के जाएंगे ही। तो उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड या फिर गेट कीपर या फिर फायरवॉल क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, चेक करेगा हर एक मैसेज को, और ब्लॉक करेगा उन मैसेजेस को जो उसको लगता है कि हम ये हमारा स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर रहा। जैसे कि हम गेट में जाएंगे आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा हमें चेक करेगा, उसको अगर लगेगा कि नहीं ये इंसान हमारे स्कूल के लिए सिक्योर नहीं है या फिर ये सारा सिक्योरिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसको अंदर आने नहीं देगा। वैसे ही अगर हमारे कंप्यूटर्स में भी डाटा ट्रांसफर करते वक्त अगर फायरवॉल को लगता है कि नहीं ये जो फाइल है ये सिक्योरिटी क्राइटेरिया को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, सिक्योरिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसको वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आने नहीं देगा, वहीं पे ही उसको ब्लॉक कर देगा, वहीं से उसको रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो फायरवॉल क्या है पता चल चुका होगा आई थिंक सबको। यूजेस ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस। कोई अगर हमारे बिना परमिशन में इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करना चाहता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारे कंप्यूटर्स में फायरवॉल यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू ब्लॉक मैसेजेस लिंकिंग टू अनवांटेड कंटेंट, मतलब कोई भी हार्मफुल लिंक है, कोई भी हार्मफुल फाइल है जो कि हम नहीं चाहते हमारे डिवाइस के अंदर आए, तो उसको ब्लॉक करने में भी हमें मदद करता है कौन? फायरवॉल। उसको हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आने नहीं देता। फायरवॉल मेक ऑनलाइन गेमिंग सेफर, ऑनलाइन गेम जब हम खेलते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्रॉड होने की चांसेस होता है, तो फायरवॉल अगर हमारे कंप्यूटर्स में है तो उस तरह के फ्रॉड से हम हमारे कंप्यूटर्स को या फिर हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को उस तरह के फ्रॉड होने से रोक सकते हैं। ओके, तो फायरवॉल क्या है और फायरवॉल को हम मेनली क्यों यूज करते हैं आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? वायरस को मारे जो, वो है एंटीवायरस। कंप्यूटर के अंदर वायरस को आने ना दे जो, उसको हम बोलेंगे एंटीवायरस। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अगर किसी भी तरह का वायरस या फिर वोम या फिर ट्रोजन हॉर्स है, उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करके उसको प्रिवेंट करना, ओके, प्रिवेंट करके उसको रिमूव करना, ये तीन तरह के काम करता है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अगर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर किसी भी तरह के वायरसेस वोम या फिर ट्रोजन हॉर्स हैं, उसको डिटेक्ट करके रिमूव करने का काम करते हैं। और अगर हमारे कंप्यूटर्स में एंटीवायरस है और कोई वायरस या फिर वोम या फिर ट्रोजन हॉर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर आना चाहता है, तो उसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, और रोक के वही बाहर से ही रिमूव कर देते हैं और अंदर आने नहीं देते। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वायरस वोम ट्रोजन हॉर्स को
आने नहीं देता, हमारे कंप्यूटर्स को वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स जैसे मालवेयर से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो बहुत सारे एग्जांपल हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, उसमें से कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मैकेफे, नॉर्टन, क्विक हेल्प। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। इनमें से किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, खरीद के यूज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मालवेयर अटैक से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या क्या फीचर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है? रियल टाइम स्कैनिंग, मतलब हर वक्त हर टाइम वो स्कैन करके चेक कर सकता है कि क्या हमारे कंप्यूटर में किसी भी तरह का मालवेयर आया है। उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट, उसको हमें अपडेट करना नहीं पड़ता, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक खुद को अपडेट करता है अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो। देन ऑटो क्लीन भी करता है, वो खुद वायरस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली क्लीन कर लेता है। देन फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ मालवेयर, सारे तरह के मालवेयर्स के खिलाफ ये क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है और हमारे कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। तो अब तक हमने तीन तरह के सिक्योरिटी टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल, एंटीवायरस। नेक्स्ट आएंगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक, प्रोक्सी सर्वर। ये प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सी। सर्वर तो हम जानते हैं, सर्वर मतलब जो मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्क का उसको बोलते हैं सर्वर, पर प्रॉक्सी का मतलब क्या है, प्रॉक्सी मतलब जो ओरिजिनल के बदले हम जिस, मतलब ओरिजिनल के बदले जो काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी, है कि नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, सपोज स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सर है या फिर प्रिंसिपल मैम है, जो भी है। उसके बाद उसी स्कूल में टीचर्स भी हैं, है कि नहीं, और उसी स्कूल में स्टूडेंट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स को अगर कोई भी परमिशन प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम से चाहिए तो वो क्या डायरेक्टली प्रिंसिपल सर या फिर मैम के पास जाएंगे? नो, पहले एप्लीकेशन किसको देंगे, क्लास टीचर को देंगे। देन क्लास टीचर के थ्रू वो एप्लीकेशन किनके पास जाएगा, प्रिंसिपल सर के पास जाएगा। फिर प्रिंसिपल सर वही एप्लीकेशन का जो जो भी रिप्लाई देंगे किनको देंगे, क्लास टीचर को देंगे। देन क्लास टीचर उसका रिप्लाई फिर किसको देंगे, स्टूडेंट्स को देंगे। मतलब स्टूडेंट्स को किसी भी चीज का अगर परमिशन चाहिए प्रिंसिपल सर से तो वो डायरेक्टली परमिशन ना लेके किनके थ्रू ले रहे हैं, क्लास टीचर्स के थ्रू ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लास टीचर हैं वो एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं। प्रॉक्सी की तरह काम करना मतलब मेन नेटवर्क का जो मेन सर्वर है उसके बदले अगर कोई डिवाइस काम कर रहा है तो उसके बीच में, मतलब सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में अगर ऐसा कोई डिवाइस हम यूज कर रहे हैं जो कि सर्वर के बदले ही काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सी। ओके, तो समझ आ गया प्रॉक्सी क्या है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है, सर्वर के बदले अगर हम नेटवर्क में कोई डिवाइस को यूज कर रहे हैं ताकि सर्वर का वर्कलोड रिड्यूस हो, सर्वर के ऊपर अटैक होने के चांसेस कम हो, तो उसके लिए हम सर्वर के बदले अगर और कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि सर्वर का आधा से ज्यादा टास्क कंट्रोल कर लेता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो ये प्रॉक्सी सर्वर जो है ये कहाँ पे होता है, देखो प्रॉक्सी सर्वर इज ए कंप्यूटर that sits between a client computer and the internet. ओके, इंटरनेट मतलब इंटरनेट से अगर हम कोई भी वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कोई ना कोई सर्वर में होता है कि नहीं। मतलब इंटरनेट मतलब इनडायरेक्टली हम इसको सर्वर भी बोल सकते हैं। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच हम और एक कंप्यूटर को यूज किए होते हैं जो कि क्या करता है, हमें इनडायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्वर का। उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सी सर्वर। जैसे कि अगर प्रिंसिपल सर से कोई भी सर्विस चाहिए स्टूडेंट्स को तो वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रिंसिपल सर से नहीं मिलता, क्लास टीचर्स के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पे क्लास टीचर क्या कर रहे हैं, सर्वर का काम कर रहे हैं, मतलब सर्वर के बदले काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो हम नेटवर्क में यूज किए हैं जो कि सर्वर के बदले सर्वर का काम करता है और क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो कि सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में प्रेजेंट किया गया होता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर इज एन इंटरमीडिएरी सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड द इंटरनेट। क्लाइंट एंड मेन सर्वर जो भी इंटरनेट में है, क्लाइंट और मेन सर्वर के बीच एक इंटरमीडिएरी सर्वर के हिसाब से काम करता है कौन, प्रॉक्सी सर्वर। ओके, तो जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा सर्वर के ऊपर वर्कलोड भी रिड्यूस होता है, जिसके वजह से
सर्वर ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता है कि नहीं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि यूट्यूब का एग्जांपल हम ले सकते हैं, है कि नहीं। तो सपोज यूट्यूब का एक मेन सर्वर है, ओके, देन क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे क्लाइंट्स एक बार में सेम सर्वर को रिक्वेस्ट कर देंगे तो सर्वर क्रैश होने का चांसेस है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर, एक कंट्री में मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स हम यूज कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करे वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर के पास ना जाके प्रॉक्सी सर्वर के पास जाए। फिर प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करे, एक साथ जो बंच ऑफ रिक्वेस्ट है उसको एक साथ में लेके सर्वर के मेन सर्वर के पास जाए। फिर मेन सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे, और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स से जो भी रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को वो किसको प्रोवाइड करेगा, प्रॉक्सी सर्वर को प्रोवाइड करेगा। और वो रिजल्ट आके प्रॉक्सी सर्वर में स्टोर होके रह जाएगा, जिसके द्वारा इन फ्यूचर वही सेम वीडियो या फिर वही सेम डेटा अगर कोई दूसरा क्लाइंट भी रिक्वेस्ट करे तो उसको और प्रॉक्सी सर्वर को और सर्वर के पास, मेन सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो वहीं से सर्विस प्रोवाइड कर देता है, जिसके वजह से मेन सर्वर के ऊपर का जो लोड है वो रिड्यूस हो गया, जिसके वजह से वो क्या कर पा रहा है, इजीली फास्टर परफॉर्मेंस दे पा रहा है। तो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा प्रॉक्सी सर्वर यूज करने का मेन रीजन क्या है। प्रॉक्सी सर्वर यूज करने का और एक मेन रीजन है कि अगर कोई हैकर मेन सर्वर को हैक करने की कोशिश करे और हम बीच में अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज कर लिए हैं तो उसको प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस पता चल पाता है पर मेन सर्वर का एड्रेस पता नहीं चल पाता, जिसके वजह से वो इजीली मेन सर्वर को हैक करने की कोशिश करने से भी हैक नहीं कर पाता, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर में तो कोई डेटा नहीं है ना। प्रॉक्सी सर्वर तो मेन सर्वर नहीं है, वो तो एक इंटरमीडिएरी सर्वर है, उसको कोई हैक कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाटा लॉस नहीं होने वाला क्योंकि मेन सर्वर में सारा डेटा है। तो इसीलिए अगर हम प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं तो हमारा जो मेन सर्वर है वो एट साइबर अटैक होने से भी प्रोटेक्ट होके रहता है। ओके, देन और क्या काम है प्रॉक्सी सर्वर का, प्रॉक्सी सर्वर का और काम है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना मतलब जैसे कि कोई डेटा है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किए गए हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर मतलब सपोज हम एक नेटवर्क में हैं, जिस नेटवर्क में हम एक तरह का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, और एक नेटवर्क जिसमें डाटा है उसमें कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज करके डाटा स्टोर किया जा रहा है। तो एक प्रोटोकॉल से और एक प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करने का काम भी कौन करता है, प्रॉक्सी सर्वर करता है। ओके, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेक्निक इज डिजिटल सिग्नेचर। नाम से क्या लग रहा है, सिग्नेचर तो सबको पता है, डिजिटल भी सबको पता है, दोनों को कंबाइन कर दे मतलब डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का एक एग्जांपल कौन दे सकता है, डिजिटल सिग्नेचर का एग्जांपल कौन दे सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर का एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं पासवर्ड, है कि नहीं। हमारे मतलब फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन सब का पासवर्ड हम जो देते हैं, यूपीआई आईडी जो पासवर्ड हम देते हैं, फोन पे गूगल पे में जो पासवर्ड हम देते हैं, वो एक एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है। ओके, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। ये मत समझ लेना कि जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में मतलब स्टाइलस या फिर पेन यूज करके साइन कर दें तो वो डिजिटल सिग्नेचर है, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर हम किसको बोलेंगे, डिजिटल सिग्नेचर मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, जो सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। मतलब जैसे कि हम किसी भी जगह पे किसी भी तरह का पासवर्ड देते हैं तो वो एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है, वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर है कि नहीं। इट इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर का काम क्या है, जैसे कि सपोज मैं यूपीआई यूज कर रहा हूँ, फोन पे यूज कर रहा हूँ और किसी के पास पैसा भेज रहा हूँ, है कि नहीं। तो अपना पिन जब तक मैं ना दूं, है कि नहीं, मोबाइल पिन मतलब जो हमारा फोन पे या फिर गूगल पे का जो पिन है, जब तक मैं पिन ना दूं तब तक वो मनी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, राइट। जब तक मैं पिन ना दूं तब तक मनी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब वो जो मतलब वैसे ही बैंक में होता है कि नहीं, अगर मुझे किसी के पास पैसा विड्रॉ करके देना है तो जब तक मैं अपना खुद का सिग्नेचर ना दूं पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता। उसी तरह से कौन काम कर रहा है, पिन, फोन पे गूगल पे का पिन। अगर हम वहां पे पिन देते हैं उसके बाद वो मनी ट्रांजेक्शन होता है, मतलब सिग्नेचर की तरह काम कौन कर रहा है, वो पिन काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम मनी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन के थ्रू किए हैं इसका मतलब हम पिन दे के किए हैं, इसका मतलब सही इंसान ने अपने
पैसा को या फिर अपने इंफॉर्मेशन को हमारे पास भेजा है, उसका गारंटी हमें कौन देता है? डिजिटल सिग्नेचर। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये अपने साथ उस यूजर का किस तरह का इंफॉर्मेशन लिंक करके रखता है। उस यूजर का नाम क्या है, उसका पिन कोड क्या है, कौन से कंट्री से है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, और ईमेल एड्रेस के साथ तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है कि नहीं। मतलब ये जो सिंपल पिन हमने यहाँ पे दिया है, इस पिन के साथ हमारा सारा का सारा इंफॉर्मेशन, हमारा सारा का सारा बायोडाटा जो है वो लिंक्ड होके होता है। तो इजीली पता चल सकता है कि ये इंसान कौन है जिसने ट्रांजेक्शन किया है या फिर जिसने इंफॉर्मेशन को सेंड किया है अपने डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके। डिजिटल सिग्नेचर ज्यादा सिक्योर है एज कॉम्पेयर टू हैंड रिटन सिग्नेचर। हैंड रिटन सिग्नेचर का कोई डुप्लीकेट कर सकता है कि नहीं, पर जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिन हम खुद जनरेट किए होते हैं। और आजकल तो वो ओटीपी भी आता है, वो भी एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है। मतलब जिसका डिटेल्स है उसके मोबाइल फोन में ही ओटीपी जाएगा, जिसके द्वारा वो ज्यादा और ज्यादा सिक्योर कर देता है कि नहीं। कोई तो ओटीपी का डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो ये डिजिटल सिग्नेचर को ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करते हैं? ई कॉमर्स। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग जब हम करते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करते हैं, है कि नहीं। मतलब पिन जो हम देते हैं या फिर पासवर्ड हम जो देते हैं, वो सब एक एक तरह के एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के द्वारा क्या होता है कि एक्चुअल सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है, इसका गारंटी हमें मिलता है। और जो भी सेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन अपना पिन दे के, उसका सारा बायोडाटा भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और ये एज कॉम्पेयर टू हैंड रिटन सिग्नेचर बहुत ज्यादा सिक्योर होता है कि नहीं। हैंड रिटन सिग्नेचर का कोई डुप्लीकेट कर सकता है, पर डिजिटल सिग्नेचर का कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, है कि नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पिन, या फिर ये पिन भी जो है, ये पिन जो जनरेट देते हैं, कोई दूसरा अपने मोबाइल में फोन पे ओपन करके हमारा पिन दे के ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। वो जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड है सिर्फ उसी मोबाइल में ही हो सकता है। ओके, या फिर एक ही मोबाइल में ही हो सकता है। और अगर हम और हमेशा सिक्योर और ज्यादा हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ओटीपी। ओटीपी के थ्रू सब कुछ एक्सेस होता है, और कुछ भी अगर हमारे अकाउंट से एक्सेस होगा, हमेशा सबसे पहले उससे पहले कंफर्मेशन वो मांगता है ओटीपी के थ्रू। जब तक हम ओटीपी शेयर नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी अकाउंट डिटेल्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा डिजिटल सिग्नेचर क्या है, राइट। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक इज वीपीएन और पीवीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसको हम प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क भी बोलते हैं। ओके, सो प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट मीन्स टू कीप समथिंग सीक्रेट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। मतलब सबको जो चीज हमें बताना नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को हमें जो इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट। वर्चुअल मीन्स व्हाट? वर्चुअल मीन्स विच इज नॉट रियल, जो रियल नहीं है पर रियल की जैसा दिखता है, वो क्या है? वर्चुअल। जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें, वर्चुअल स्टोर, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हम जो करते हैं, वहां पे हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स के फोटोज दिखते हैं कि नहीं, तो वो एक तरह का स्टोर है, पर वो वर्चुअल स्टोर है। क्या एक्चुअल में वहां पे प्रोडक्ट होता है? नो, वहां पे वो सिर्फ पिक्चर्स है कि नहीं। पर वो हमें एक स्टोर की तरह दिखता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल। जो दिखता है रियल की जैसा पर रियल नहीं है, उसको बोलते हैं वर्चुअल, राइट। देन उसके बाद नेटवर्क का मतलब तो हमें पता है, ये चैप्टर के शुरू से हम पढ़ चुके हैं। नेटवर्क जो है एक एरिया है जो कि दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके बनता है। तो अभी इन तीन टर्म्स को मिलाएंगे, प्राइवेट, वर्चुअल, नेटवर्क। ओके, तो एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क, ओके, जो कि वर्चुअली प्राइवेट हो, एक्चुअल में वो प्राइवेट नहीं है, वर्चुअली प्राइवेट हो, किसमें? पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट में। अगर हम इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, अगर हम इंटरनेट के मदद से, सपोज यहाँ पे ये इंटरनेट है, इंटरनेट के मदद से हम एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास सीक्रेटली कोई डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? वर्चुअली, नॉट एक्चुअली बट वर्चुअली, हम क्या करते हैं? उसी इंटरनेट जो पब्लिक नेटवर्क है उसमें एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और उस प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं? सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिक्योरली ट्रांसफर करते हैं। जिस टेक्निक के द्वारा, उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? पीवीएन और वीपीएन। तो पीवीएन और वीपीएन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है that creates a safe and encrypted connection over a less secured network such as internet.
इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, वहां पे कोई भी कनेक्ट हो सकता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लेस सिक्योर्ड नेटवर्क। तो एक पब्लिक नेटवर्क को यूज करके अगर हम एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास सीक्रेटली डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक वर्चुअल पाथ के द्वारा, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? उस टेक्निक को हम बोलेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क। सो आई थिंक सबको समझ आ गया पीवीएन क्या है। पीवीएन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क को यूज करके भी क्या कर सकता है? प्राइवेटली या फिर सीक्रेटली डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ओके, सो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। आज के क्लास में हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया, अब तक हमने जितना टॉपिक डिस्कस किया, व्हाट इज information security technique and what are the different types of information security technique that we can use to protect the information of our computer system. Okay, so आज के क्लास में हमने जितना डिस्कस करना था उतना टॉपिक हमने आज के क्लास में डिस्कस कर लिया है। बाकी जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।